चलते हैं एसएमई की ओर। नई कंपनी है, एक एफआरपी प्रोडक्ट के सेगमेंट में सप्लाई करती है, प्रोडक्ट बनाती है। इसका नाम है एरोन कंपोजिट। आईपीओ आ रहा है, 28 अगस्त को खुलेगा और 30 अगस्त को बंद होगा। इशू का साइज़ है 56 करोड़ 10 लाख रुपए का। इशू प्राइस 121 से 125 का है। क्या करती है कंपनी, पैसे का क्या होगा, किस तरह के बिजनेस मॉडल, ये सब कुछ समझाने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के डायरेक्टर रवि पटेल। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। Thank you, Neeraj ji, for allowing me to present our company in your show. रवि जी, हिंदी में बोलेंगे हम लोग। हिंदी में बात करेंगे सब, नो प्रॉब्लम। धन्यवाद तो आपका हमको अलाउ करने के जी, लिए। पहले तो आप अपने पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को ये समझाइए कि आपकी कंपनी क्या करती है। यस सर, तो वी आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग। हम लोग एफआरपी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सो एफआरपी का फुल फॉर्म है फाइबर रिएनफोर्स्ड पॉलीमर, जिसमें अलग अलग टाइप के फाइबर्स से स्ट्रक्चरल प्रोफाइल्स बनती है, मोल्डेड प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये जो फाइबर्स होते हैं वो ग्लास ग्लास फाइबर्स होते हैं, कार्बन फाइबर होते हैं, आर्माइड फाइबर होते हैं। हमारी कंपनी जो अभी हम बना रहे हैं दैट इज मेनली बेस्ड ऑन ग्लास फाइबर बेस्ड प्रोडक्ट्स। हम लोग 3 प्रोसेस से एफआरपी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। पल्ट्रूजन प्रोसेस है, मोल्डिंग प्रोसेस है एंड मॉडिफाइड पल्ट्रूजन प्रोसेस विद यूवी क्योरिंग टेक्नोलॉजी। तो ये 3 प्रोसेस से अभी हम लोग एफआरपी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जो एफआरपी प्रोडक्ट्स अभी हम बना रहे हैं एज अ इंडस्ट्री, एफआरपी is a replacement material for conventional material, metal, aluminium, wooden को रिप्लेस करके काफी जगह पे एफआरपी प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं अभी। इनके एडवांटेजेस ये है कि ये कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं, केमिकल रेजिस्टेंट होते हैं, बहुत ही लाइट वेट होते हैं, ये लाइटर देन मेटल होता है। इसमें थेफ्ट का कोई इश्यू नहीं है। ट्रांसपेरेंट टू ईएमआई एंड आरएफआई वेव्स, तो टेलीकॉम में भी यूज हो सकता है। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम है देन मेटल, बिकॉज मेटल में जंग लग जाता है। तो ये सारे एडवांटेजेस की वजह से एफआरपी प्रोडक्ट्स और एन बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं। इसका जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रहा है तो रिप्लेसमेंट हो रहा है इसका। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये बी टू बी सेगमेंट में है क्या? सर मेनली अभी हम लोग बी टू बी सेगमेंट्स ही कैटर कर रहे हैं। वी आर कैटरिंग टू डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स, जिसमें रिफाइनरीज है, केमिकल प्लांट्स है, रिन्यूएबल एनर्जीज है, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स है, टेलीकम्युनिकेशंस है। तो ये सारे सेक्टर्स को हम लोग अभी कैटर कर रहे हैं। फ्यू ऑफ आवर कस्टमर्स आर एनटीपीसी है, ओएनजीसी, जीएसएफसी, जीएनएफसी। तो ये सारे हमारे कस्टमर्स हैं। जैसा सब सरकारी पकड़ रखे आपने? नहीं सर, हम लोग प्राइवेट भी है? गवर्नमेंट में भी, गवर्नमेंट सप्लाईज भी है, प्राइवेट भी है। सो मेजोरिटी वी आर सर्विंग टू डिफरेंट प्लांट्स सेक्टर्स एंड दिस आर ऑल बिग कंपनीज। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्राइवेट में ग्रासिम है, एलएनटी है, टाटा प्रोजेक्ट्स है। सो दिस आर ऑल ओके, आवर कस्टमर्स इन प्राइवेट सेक्टर्स। अब मुझे ये बताइए कि आपकी यूनिट की क्षमता क्या है, कहाँ है, और रॉ मटेरियल कहाँ से सोर्स करते हैं? सो इसमें 2 मेजर रॉ मटेरियल्स होते हैं, फाइबर्स एंड पॉलीमर्स। पॉलीमर्स हम सारा इंडिया से ही यूज कर रहे हैं। फाइबर्स इंडिया में थोड़ा शॉर्टेज रहता है, तो हम लोग इंपोर्ट भी करना पड़ता है थाईलैंड, इजिप्ट, बहरीन से। एंड जो प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी है वो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 17,275 मेट्रिक टन्स। ये हम अभी हमारी कैपेसिटी है एंड वी आर बेस्ड इन अहमदाबाद। एयरपोर्ट से अगर हम देखें तो 45 टू 60 मिनट्स लगते हैं हमारी फैक्ट्री रीच करने में। ओके, अच्छा, ये क्रूड ऑयल के प्राइस का इम्पैक्ट पड़ता है आप लोगों के ऊपर? सॉरी सर? कच्चा तेल जो ब्रेंट या डब्ल्यूटीआई ये सब घटता बढ़ता था, इसका इम्पैक्ट आता क्या? क्योंकि ऐसा लग रहा है डेरिवेटिव्स है उसका ये। सर 100% तो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट हमारा एक जो मटेरियल है, मेजर रॉ मटेरियल पॉलीमर्स,
उनका इम्पैक्ट कभी कभार हो जाता है। वो पॉलीमर्स बनाने के लिए स्टाइरिन की जरूरत होती है, तो स्टाइरिन का जब भी प्राइस अप डाउन होता है तो पॉलीमर विच इज अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% कंटेंट होता है पॉलीमर का, तो उसमें इम्पैक्ट आता है। ग्लास फाइबर इज अगेन इट इज बेस्ड सिलिका बेस्ड होता है उसका रॉ मटेरियल, तो उसमें इतना इम्पैक्ट नहीं आता है। बट ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई जो प्राइस प्लस माइनस होते रहते हैं वो सारे इंडस्ट्रीज में होते हैं वोलेटिलिटी, तो वो मैनेज करते हैं हम लोग प्रिडिक्शन एंड हेजिंग करके। तो अभी कैपेसिटी कितनी यूज़ में आ रही है आपकी? As of now, we are using 61% production capacity, and further वो बढ़ाने का ऑलरेडी प्लान्स है हमारे पास। नहीं, कितना ऑप्टिमम होता है जिसके बाद आपको फिर नई यूनिट के लिए सोचना? अभी तो मेरे ख्याल में और बढ़ सकती है ना, 75-80% तक कम से कम जाएगी। यस, सो हमारा जो ऑर्डर्स होता है वो कस्टम ऑर्डर्स होता है। वी आर सर्विंग टू लार्ज क्लाइंट्स, तो उसके लिए हमको एक कैपेसिटी भी बना के रखनी पड़ती है टू कैटर टू दैट डिलीवरी लीड टाइम्स रिक्वायर्ड बाय द क्लाइंट्स। ये सारे कैपिटल प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो टाइमलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो वी नीड टू हैव सर्टेन लेवल ऑफ कैपेसिटी। प्रॉब्ली we can go more than इसका around मतलब रवि जी 75% यूटिलाइजेशन जो है, tentatively। यूटिलाइजेशन फ्लक्चुएट करता है डिपेंडिंग ऑन की ऑर्डर किस तरह के, टाइमलाइन क्या है ना, यस, और किसी एक वो टाइम पे हो सकता है। जी, मैंने आपको जो बताया वो एवरेज थ्रू आउट द ईयर एवरेज है। हाँ, नहीं, यूटिलाइजेशन। बिल्कुल सही पॉइंट है आपका कि वो उस हिसाब से मैनेज करना पड़ती है। अब ये बताइए कि इस इंडस्ट्री में कंपटीशन भी है, होगा ही बहुत सारा, तो इंडस्ट्री की ग्रोथ प्लस इसमें अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाने के लिए आप क्या सोच रहे हैं? So industry is growing at a very good rates. Indian composite industry is growing at around 16%. तो काफी सारा पोटेंशियल फॉर ग्रोथ है, एंड वो ग्रोथ को टैप। ओके, नेटवर्क में थोड़ा सा इशू है। तो इनकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन्होंने बताई 17,275 टन की है, और यूटिलाइजेशन जो कि ऑर्डर बेस्ड काम होता है इसलिए थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट होती है। जी रवि जी, कंटिन्यू करिए प्लीज़। यस सर, सॉरी, डिड आई या प्लीज़ कंटिन्यू करिए जहाँ पे आप थे कि 16% इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, वहाँ से हाँ, आगे से बताइए। तो 16% से इंडियन कंपोजिट इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है। उसके अलावा वी हैव न्यू प्रोडक्ट्स लाइंड अप आफ्टर पोस्ट आईपीओ फ्रॉम द फंड्स वी विल गेट, तो वी विल बी एबल टू टैप दिस ग्रोइंग डिमांड फॉर composites in India, as well as we are targeting different markets, geographies across the world. So we are very well placed to take that advantage as Make in India and exporting from India. ओके, अच्छा, ये आपके रेवेन्यू देख रहा था मैं, FY22 में 108 करोड़, फिर FY23 में 179 करोड़, और फिर FY24 में भी 179 करोड़ प्रॉफिट, लेकिन 7 से बढ़ के 9 करोड़। ये ऐसा क्यों, इतना एकदम मैच कैसे कर रहा है 197 179? सर वो 179 है, वो पूरा FY24 नहीं है, वो अच्छा, फेब्रुआरी तक का है। सो ओके। पूरा FY24 वी क्लोज्ड एट अप्रोक्सीमेटली 196, एंड उसमें भी ऐसा है सर के रॉ मटेरियल का प्राइस वाज ऑन अ डाउनवर्ड साइड। सो अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें, सो दैट हैज ग्रोन बाय मोर देन 25%, बट रॉ मटेरियल के प्राइस डाउन होते हैं तो एंड प्रोडक्ट के प्राइस डाउन हुए। सो दैट इज व्हाई यू आर सीइंग जो रेवेन्यू टॉप लाइन है उसमें इतना ग्रोथ नहीं दिख रहा है, बट इंटेंजिबली व्हेन यू सी द वॉल्यूम्स इट इज गुड ओके, इनफ। ये आप 25% वॉल्यूम ग्रो कर रहे हैं, 16% इंडस्ट्री की ग्रोथ है, बेटर है। अब मुझे दो चीज़ें बताइए, ये चूँकि आपका रॉ मटेरियल की कीमत ऊपर नीचे हो रही है, कितनी मार्जिन आप हमेशा रखना चाहते हैं, या एवरेज आपको लगता है कि इस मार्जिन से ये धंधा चलेगा हमेशा? सर नॉर्मली अभी हम लोग ग्रोस मार्जिन अप्रोक्सीमेटली 22% 25% का रखते हैं, विच विल
which will help us to tackle all these kind of volatilities, and we try to have some long term commitments from our vendors. ओके, आप ये बताइए जो ये पैसा इकट्ठा करेंगे ये क्या करेंगे? सॉरी सर, आपका आवाज ब्रेक। ये जो प्रोसीड्स आएगी आईपीओ से, पैसे जो आपको मिलेंगे उसका क्या इस्तेमाल करने वाले हैं आप? सर इसमें दो तीन प्लान्स है। सो वन इज एक्सपांशन ऑफ कैपेसिटीज, एडिंग न्यू प्रोडक्ट लाइंस। जो नई प्रोडक्ट लाइंस हम लोग ऐड करेंगे वो एफआरपी रीबार्स है, जो रिप्लेसमेंट ऑफ टीएमटी मेटल बार्स इन कंस्ट्रक्शन है। विल बी गोइंग इनटू कार्बन फाइबर बेस्ड प्रोडक्ट्स। उसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर ट्रांसमिशन लाइंस है, विंड मिल सेक्टर, विंड मिल ब्लेड्स के लिए प्रोडक्ट्स है। So this will be ये carbon fiber based product line add होगा. Then we will be doing construction in the factory for this new product line. तो ये सारे basically objects of the fundraising है. सब पैसा इसी में खर्च हो जाएगा? And then we will add also solar power plant. तो in-house हमारा sustainable solar energy रहे, renewable energy रहे। तो हम लोग थोड़ा सस्टेनेबिलिटी भी देख रहे हैं। और लोन है क्या, कुछ कर्ज वर्ज है, कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कोई कर्जा है क्या? टोटल लास्ट फाइनेंशियल ईयर का अगर मैं बताऊं तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग मिला के टोटल अप्रोक्सीमेटली 12 करोड़ के आसपास रहेगा। तो कुछ इसमें चुकाएंगे या इसको छोड़ देंगे, ऐसे रहने देंगे इसको? सर वो मेजरली उसमें से वर्किंग कैपिटल है, तो वो हमारा ऑलरेडी लिमिट्स विद, सो वी इंटेंड टू यूज द फंड, जो भी फंड्स आएगा वो नई पोटेंशियल टैप करने में ही हम यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ रीपेइंग वर्किंग कैपिटल लोन्स और ये सब। ओके बेटर रवि सर, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं आपको इस आईपीओ के लिए। तो ये था एरोन एफआरपी, मेरे लिए भी नया था, मैंने भी आज काफ़ी कुछ सीखा आपसे कि क्या बिजनेस करते हैं आप लोग, और उम्मीद है कि आपके जो पोटेंशियल इन्वेस्टर उन्होंने भी सीखा समझा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। थैंक यू सर जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सीएनबीसी जी। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे तो देखेंगे मार्केट का क्या हालचाल है। मार्केट थोड़ी सी तेज़ी और दिख रही है, ब्रेक के बाद बात करते हैं इस पर।